और उसमें कुछ लोग बचे हैं अभी रिसर्चर्स। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर जयंत खोत जी को मंच पर, आप कृपया आएँ। प्रोफेसर जयंत खोत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे कई समय हेड भी रहे हैं वहाँ पर। और ये सबसे बड़ी बात जयंत खोत जी की ये है कि वे टीचिंग के अलावा बहुत सुंदर टप्पा और अष्टगायकी बहुत बेहतरीन गाते हैं। कभी आपको हमें मौका मिला तो उनके इस पक्ष को भी हम उजागर करेंगे कि वो टप्पा कितना सुंदर और अष्टपदी गायकी कितना बढ़िया गाते हैं। ये भी हम आपको कभी ना कभी ज़रूर उसका अवगत कराएंगे। इनका एक परफॉर्मेंस कराएंगे या कुछ वर्कशॉप या कोई लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे आने वाले समय में या आने वाले सेमिनार्स में, जल्द से जल्द। श्योर। उसके साथ ही हैं डॉक्टर गुंजन कुमार झा जी। मूलतः ये हिंदी और नाटक के व्यक्ति हैं। इनका शोध जो है वो नाटक और संगीत को लेकर रहा है। पीएचडी इन्होंने किया था इसी विषय पर। और संगीत, इसके अतिरिक्त संगीत बहुत बेहतरीन जानते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। विशेषकर इधर बिहार के जितने भी लोक संगीत है वह, और इसके अतिरिक्त गज़ल भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत, हमारे कहने का तात्पर्य दो प्रबुद्ध व्यक्ति मंच पर हैं, विराजमान हैं। और शिल्पी श्रीवास्तव इज देयर। शिल्पी और कौन है जो अभी आना चाह रही थी, वो कौन है प्लीज बता। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी है, लखनऊ से आई हूँ। मेरा टॉपिक है आज के लिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संगीत संस्थाओं का योगदान, माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन के विशेष संदर्भ में। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में संगीत में बड़े परिवर्तनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था मेरे हिसाब से वो था महाविद्यालयों की स्थापना संगीत शिक्षण के लिए। क्योंकि हम लोग पहले ऐसा बुक्स में पढ़ने में आता है कि पहले के ज़माने में जब संगीत सीखा जाता था, यदि शिष्य को कोई बंदिश भी सीखनी है तो उसको पहले गुरु की काफ़ी टाइम तक सेवा करनी होती थी, तो गुरु खुश होकर फिर उनको संगीत सिखाते थे। तो ये हर एक के बस का नहीं होता था कि वो इतनी सेवा कर ले, या हर एक में इतना संयम नहीं होता था। दूसरी बात उसमें ये देखने में आती कि जो गुरु होते थे वो पहले शिष्य का टेस्ट लेते थे, क्या उनके हिसाब से वो सही है गाने में, उसके सुर ठीक है, गला ठीक है, तो वो उसको सिखाते थे। पर ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जब नहीं सीख रहे होते हैं तो हमारा सुर नहीं लगते हैं। जब लगातार सीखते रहते हैं तो सुर लगने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय में ये होता था कि यदि बाई चांस मैं ही संगीत सीखना चाहती हूँ, पर यदि उस टाइम मेरे सुर नहीं लगे तो मैं संगीत नहीं सीख सकती। तो ये महाविद्यालय जो स्थापित हुए, संगीत संस्थाएं जितनी भी स्थापित हुई, उससे फ़ायदा हुआ कि आम आदमी तक संगीत बहुत आराम से पहुँच सका। मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई भी न तो संगीत वाला हुआ है, ना मुझे आगे कोई भी उम्मीद दिखती है। पर मैं चाह रही थी क्योंकि संगीत सीखना, तो क्योंकि ये इतनी संगीत शिक्षण संस्थाएं थी, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। आज मैं यहाँ पर पीएचडी होल्डर के रूप में आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ। मैंने संस्था से ही संगीत सीखा है, पीएचडी करी, एमए करा, और अब मुझे नहीं पता मैं कितने पानी में हूँ, वो आप लोग जब सुनेंगे कभी तब बताइएगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रही और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। यदि घर आने से मुझे सीखना होता तो मुझे कभी भी नहीं उम्मीद थी कि मैं संगीत सीख पाती या यहाँ तक पहुँच भी पाती। क्योंकि वो ये भी होता है कि पेरेंट्स से भी आपको पूछना होता है, क्या वो आपको अलाउ करेंगे कि आप इतनी दूर जाके उनके यहाँ पे रहिए और आराम से संगीत सीखिए, ये नहीं अलाउ करेंगे। लड़कों के विषय में ये होता है कि वो उनको घर से एक प्रेशर होता है कि उन लोगों को अपना करियर बनाना है। हर एक पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे संगीत ओरिएंटेड रहो, आराम से संगीत सीखो और तुम बैठो। हर आदमी कलाकार बनने के लिए संगीत नहीं सीख रहा है। संगीत शिक्षाओं के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि आम आदमी तक संगीत बहुत आराम से पहुंचा और उसका संगीत प्रचार प्रसार में बहुत योगदान भी दिया है संगीत संस्थाओं ने। 19वीं शताब्दी के उससे देखें तो जो हमारा संगीत है उसमें आज के ज़माने में यदि मैं भी अभी कहीं नौकरी कर रही हूँ तो मैं यदि ये बोलूँगी मैंने घर आने से संगीत सीखा है, मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। सबसे पहले मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरे डिग्री शो करना है, उसके बाद में ही मुझे नौकरी मिलेगी।
तो संगीत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से ये हुआ कि संगीत में पहले जो डिग्रीज नहीं मिलती थी, सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते थे, वो मिलने शुरू हो गए। तो इससे नौकरियों में बहुत आसानी हुई। दूसरा, यदि संगीत शिक्षण संस्थाओं की आप स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिखाने के लिए भी प्रोफेसर्स की ज़रूरत होगी। तो उससे संगीत जैसे मैंने सीखा, अब मैं खुद नौकरी कर रही हूँ, तो ये मेरी डिग्री के उससे ही हो पाया। यदि मेरे पास PhD नहीं होती तो मैं भी घर में ही बैठी होती, क्योंकि मैं कलाकार बनना नहीं चाहती। मैंने जब से संगीत सीखा, मेरे मन में कभी भी ये नहीं था कि मुझे स्टेज पर जाके बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्म करना। मैं परफॉर्म अभी भी करती हूँ, पर मैं कैराओके पे फिल्मी सॉन्ग्स की परफॉर्मेंस देती हूँ। मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मुझे बाकायदा वहाँ बैठ के पूरे संगीत जैसे गाया जाता है, आलाप ताने ली जाती है, वो भी गाती हूँ, पर मेरे मन में ये नहीं था। तो संगीत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से ही ये भी फ़ायदा हुआ कि यदि कोई आदमी कलाकार बनना नहीं चाह रहा है पर संगीत सीखना चाहता है, उसमें नौकरी करना चाहता है, तो ये उसको बेनिफिट्स मिले। पहले के ज़माने में ये होता था कि संगीत सीना बसीना सिखाया जाता था। तो यदि मैं संगीत सिखा रही हूँ तो मैं अपने सामने एक शिष्य को बैठाऊंगी, उसको संगीत सिखाऊंगी। यहाँ पर ये हो रहा है आजकल कि मैं अकेली यदि बैठी हूँ, सामने मेरे 10 लोग बैठे हैं, मैं 10 लोगों को एक साथ संगीत सिखा रही हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहले के घराने में तो खैर जो होता था वो होता ही था, पर आज के ज़माने में जो भी प्रोफेसर्स या टीचर्स काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों में कुछ योग्यता की कमी है। वो लोग भी अपने हिसाब से जैसा आज का डिमांड है वैसा वो लोग आज भी सिखा रहे हैं। अभी यदि कहीं कॉलेज या स्कूल में नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको ताने और छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार ये सब नहीं सिखाना होता। वहाँ पे आपके पास 10 चैलेंजेस सामने आते हैं कि आपको करना है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने अपने विषय में ये बोला कि आपने उज्जैन की माधव म्यूजिक कॉलेज, हाँ मैं आ रही थी उस पर, तो उसकी बात करिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है, अपनी पर्सनल बात मत करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माधव म्यूजिक कॉलेज पे आइए, वहाँ क्या प्रॉब्लम? उज्जैन से हूँ मैं। वहाँ पे माधव संगीत महाविद्यालय से एक संस्था है जो वहाँ पे म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा शिक्षा दे रही है। इसकी स्थापना लगभग 1926 में की गई थी। विष्णु नारायण भातखंडे की प्रेरणा से ही की गई थी। 1930 में इस संस्था का नाम माधव संगीत महाविद्यालय रखा गया और वहाँ से लगभग हर साल 200 से 250 विद्यार्थी पास आउट होते हैं। इस विद्यालय में बहुत सारे डिग्री कोर्सेज भी किए जाते हैं, जैसे MUs, BMUs ये सब किए जाते हैं। इतना इसका प्रचार हुआ कि इसकी संस्थाएं भी काफ़ी सारी हैं। 7 संस्थाएं लगभग इसकी हैं, जिसमें से सबसे पहले उज्जैन में थी, उसके बाद इंदौर, धार, मंदसौर, ग्वालियर, नरसिंहगढ़ एवं मैहर, इन सब जगह इसकी ब्रांचेज हैं। इस संस्था ने संगीत का इतना प्रचार किया है उज्जैन और उज्जैन के अलावा भी कि वहाँ से कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो आगे जाके अपना नाम कर रहे हैं। उनमें से कुछ कलाकारों के नाम मैं बताना चाहूँगी, जैसे गुंदेचा बंधु, उदय भवालकर, रविंद्र परचुरे, अनूप बोरलिया, मनोज बोरलिया, श्री गोपाल आप्टे, मयंक पेड़ेकर जो कि अभी तबला वादन में अपना बहुत ज़्यादा नाम कर रहे हैं, ये खुद माधव संगीत महाविद्यालय से ही पास आउट है, प्रभाकर देवले, ये सारे कलाकार हैं जिन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी है और आज वो इतनी जगह अपना नाम कर रहे हैं। ये सब बातों का कंक्लूजन यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी कि शिक्षण संस्थाओं से हो सकता है किसी किसी की नज़र में कुछ नुकसान भी हो, पर जैसे आम आदमी है उस तक संगीत पहुंचाने का ये बहुत ही साधारण सा और अच्छा साधन मेरी नज़र में है। थैंक यू। आज सुबह के सेशन में विश्वविद्यालय की संगीत शिक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी। अब मैं आपके समक्ष कुछ विद्यालय शिक्षा को लेकर और चर्चा करूंगी। मैं शिखा शोभाकर, संगीत विभाग, RGPG कॉलेज। नाम पता नहीं चल पाता है, नाम बताओ बेटा। मैं शिखा शोधार्थिनी, संगीत विभाग, RGPG कॉलेज मेरठ। मैं संगीत शिक्षिका भी हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में। मैंने वहीं का टॉपिक भी लिया है। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में संगीत विषय के पारंपरिक पाठ्यक्रम एवं उनसे संबंधित समस्याएं। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय जो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है तथा लगभग 8 राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें संगीत कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाया जाता है। अपने शोध पत्र में मैंने जानने का प्रयास किया है कि संगीत विषय के पाठ्यक्रम को लेकर संगीत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में संगीत की वास्तविक स्थिति क्या है। इसे तो मैंने प्रश्नावली साक्षात के माध्यम से डाटा एकत्रित किया तथा अपने गुरु श्री रवि शर्मा जी के निर्देशन में इसे पूर्ण करने का प्रयास भी किया है। मैंने जो प्रश्नावली बनाई है उसे मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पाठ्यक्रम पूछा गया है। उसमें फिर कक्षा 6 से 10 तक के विषय अंतर्गत संगीत का शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय और सरल संगीत का पक्ष उसमें सैद्धांतिक और क्रियात्मक रूप से कितना है, इन सब के बारे में पूछा गया है।
फिर है कि क्या विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम संबंधी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? यदि हाँ या नहीं, यदि हाँ तो क्या? संगीत शिक्षक की विशेषज्ञता संगीत, गायन, वादन, नृत्य किस विधा में है? क्या पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? हाँ या नहीं, यदि हाँ तो पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में आने वाली समस्याएं क्या है? कक्षावार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, क्या वास्तव में उतना पाठ्यक्रम होना चाहिए? आपके विचार में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आदि प्रश्नों को मैंने अपनी प्रश्नावली में लिया है। इसके लिए विभिन्न संगीत शिक्षकों और शिक्षिकाओं से वार्तालाप करने के बाद जो मुझे उत्तर प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक कोई पाठ्यक्रम नहीं है, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में अच्छा खासा पाठ्यक्रम है, जो मैंने अपने शोध पत्र में लिखा है। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हर क्लास का पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब पाठ्यक्रम है वहाँ पर, ये बहुत अच्छा खासा है। बहुत बढ़िया। मैं मुख्य प्रश्नों पे आती हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या क्या पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसको लेकर जो मुझे आंसर मिले हैं, श्री दिनेश चंद पाठक जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज जयहरी खाल में अध्यापन कार्य में संलग्न है, उनके अनुसार धनाभाव के कारण वाद्य यंत्र तथा तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा मरम्मत का कार्य दुष्कर होने के कारण कई बार क्रियात्मक शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर संगीत संबंधी पुस्तकों की उपलब्धता मुश्किल हो जाती है। साथ ही संगीत एक मुख्य विषय न होने के कारण विद्यार्थियों के मन में धारणा रहती है कि इसमें अंक तो मिलते नहीं, तो फिर इसे इतना डिटेल में क्यों पढ़ना। वास्तविक स्थिति भी यही है, क्योंकि इतना डिटेल है कि कर्नाटक संगीत उसमें आ रहा है। इस कक्षा 6 के बच्चे को 72 मेल करता कि हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, उसे बेचारे को क्या मतलब 72 मेल करता? 10 साल का बच्चा हो, उसकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसके अंदर इतना जानने का। इसी तरह श्री जगदीश बमिठा जी के अनुसार वाद्य यंत्र के तानपुरा, तबला आदि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त संगीत कक्ष ही नहीं है। विभाग द्वारा निर्धारित संगीत की पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि आपके विचार में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसमें लगभग सभी ने अपने विचार यही दिए कि पाठ्यक्रम सरल और सुबोध होना चाहिए। साथ ही बच्चों की शारीरिक, मानसिक और कक्षा स्तर को देखते हुए सरल और सुबोध होना चाहिए। आपका कंक्लूजन क्या है? आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? हाँ, उसी पे आ रही हूँ मैं, बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगी, उसी पे आ रही हूँ। शिक्षक और शिक्षिकाओं के विचार जानने के उपरांत मैंने बच्चों के भी विचार जानने की कोशिश की है। तो उसके लिए मैंने जो प्रश्नावली बनाई है वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। मैं उसको भी नहीं पढ़ूंगी, सीधे कंक्लूजन पे आती हूँ। यद्यपि राज्य के माध्यमिक तथा जवाहर नवोदय विद्यालय में संगीत विषय के पाठ्यक्रम को लेकर जो समस्या की स्थिति बनी हुई है, ये एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य, पूरे भारत में स्थित लगभग 600 जवाहर नवोदय विद्यालय में एक सेम पैटर्न पर पाठ्यक्रम चलाया जाता है। मैंने अपने शोध पत्र को अधिक विस्तृत ना देते हुए केवल एक जिले तक ही सीमित रखा। संगीत के पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं केवल शिक्षक और विद्यार्थियों की नहीं है, अपितु मेरा मानना है सभी की समस्या। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 6 से 8 तक पाठ्यक्रम ही नहीं है। संगीत शिक्षक स्वयं ही अपने हिसाब से संगीत शिक्षा देते हैं और पाठ्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है कि उसे पूर्ण करना बच्चों के कक्षा स्तर को देखते हुए अत्यंत कठिन है। तो समस्त शिक्षकों को तथा विद्यार्थियों के साक्षात्कार करने के उपरांत मैं शिखा इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि वास्तव में संगीत विषय के पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों की कक्षा स्तर को देखते हुए उसको सरल और सुबेद बनाना चाहिए, ना कि इतना क्लिष्ट कि बच्चों का मन संगीत में लगने के बजाय उससे विमुख हो जाए। साथ ही संगीत विषय को एक मुख्य विषय के रूप में भी सीबीएसई तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को संगीत विषय के महत्व को समझे और उसे पढ़े। थैंक यू। धन्यवाद। Good evening. I am Deepshikha Nigam Sood. Sir, I will be very precise now. I will just share 2-3 things and then finish off. Deepshikha Nigam Sood. My topic is artificial intelligence, a new horizon in field of Indian classical music. As we can see, the artificial intelligence is the upcoming and very, very highlighted thing. It is being used for all subjective and objective works, fields
areas, everywhere you can see no life is left without any artificial interference of any kind of artificial intelligence. Similarly, it is gradually entered into our field also, that is called music field. So that is why I wanted to talk about artificial intelligence to the mass of our field, but since we are very few people have left, so I will be very precise. I will just mention two specific things and finish off with the Can you paper. repeat your topic? Pardon? Artificial I'll repeat, sir. Artificial intelligence, a new horizon in the field of Indian classical music. In the 21st century, AI has become an integral part of all subjective and objective areas of every discipline of our world. And computation, machines, mechanism, and computing engineering, and electronics, etc. all are part of AI, artificial intelligence. And the reason of artificial intelligence being popularizing and entering in each and every field is that it has a very, very positive and effective problem solving approach. That is the main thing of artificial intelligence. And we all know about the softwares being used and the equipments being used in music. I will not repeat those names and not because everybody is aware of that. Artificial intelligence is the development of computation in human intelligence. Here a very beautiful thing is there that we talk about artificial intelligence, everybody says. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is nothing else but a generated thing by the human intelligence. About what Google head is working nowadays, which is very, very threatening, you know. That is why I wanted to discuss this issue in front of everyone, that he and his team is working to create artificial brain. You know, they want to replace human intelligence with artificial intelligence. Then what, this planet is being made for us, not for the machines, you know. That is why we have to think and decide how much we should allow artificial intelligence in the field of music. Because our field is music, so we can stick to our field only. Everybody in all field scientists, they all are talking about this, that no, there shouldn't be any replacement of human intelligence. But we are not talking, because the problem is that we have not accepted artificial intelligence yet in our field. That is the main thing I feel. Here, this is my thought, and I will skip many things, and I will share two things which are. One thing, there is a team of students in Hyderabad. They are from IIT. They know music also, and they are scientists too. So they have invented machine MR classifiers which works on the principle of MRI. You know, wave reading. So basically, music is nothing else but sound and waves. So they have used that principle and created MR classifiers. The role of the MR classifiers is that they are capable of recognizing ragas, for which music scholar has to do lots of riyaz, lots of listening, lots of exercises to champion on this. This is one MR classifiers I wanted to talk about. Another thing which I have witnessed when I was presenting my paper last year in San Diego, there I have met a very, very wonderful and very, very creative person. He is a well-known scientist, Anirban Bandyopadhyay. He is from Calcutta, and he is a scientist who has, with the help of Stuart Hameroff, he has found out a smallest cell. We were talking about the cell in our body. Cell used to be earlier, according to biology, the smallest part of our body. But now they have found out another thing that is called microtubules.
They are innumerable in number. जैसे शॉर्ट के Just 8-10 लोग बस सर ये मैं जरूर कहूँ क्योंकि ये मेरे अलावा कोई यहाँ बता नहीं सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बता दूँ। आप फाइनल निष्कर्ष बताइए जी आपका। नहीं, निष्कर्ष तो सर निष्कर्ष मैं बताऊंगी आपको, बस ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि क्या चीज क्रिएट हो चुकी है और म्यूजिक के लोगों को पता नहीं है ये बात। तो व्हाट ही डिड, ही दिस माइक्रोट्यूब्यूल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक यू नो व्हिच इज सेल्फ कॉन्शियस। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियस? मीन्स it is not receiving information from the brain. It is not reacting and acting upon the information received by the dendrites of our brain. You know, it is self-conscious. We talk about consciousness, we talk about generating rag, dhyan, consciousness and all. But here is the evidence, means empirical data we have. And we can tell people about this, that we have empirical data that yes, music can generate consciousness because there are cells in our body, microcells. Those are called microtubules. Another thing why I am introducing this, Anirban Bandyopadhyay has created one orchestra. I have witnessed that orchestra. He artificially created all these microtubules and he added into his instruments, you know, and he calls it microtubule orchestra. बड़ा सुरीला इंसान है, बहुत अच्छे बजाते हैं। और वो ऑर्केस्ट्रा की खूबी ये है कि उसकी आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती है जब इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। I am really I wish that people should listen to that orchestra. We talk about shrutis. So these tubules act as shrutis in evidence. In evidence, we talk very few people. There are champions. There are good scholars who say that yes, we can see shrutis, but there are very few people. But here microtubules can show, we can measure, we can see, we can use, we can manipulate, we can improve upon it. आप कोई उसपे से कोई पीस बता सकते हैं जो अनिर्बन चट्टोपाध्याय? वो तो सर आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी तभी पता चलेगा, क्योंकि वो उसके लिए तो इसीलिए मैं कह रही थी कि वी मस्ट कॉल हिम सर। दिस इज यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब पे है। अनिर्बन बंदोपाध्याय, आई विल गिव यू हिज एड्रेस आल्सो, इफ यू वांट यू कैन कॉल हिम फॉर द लेक्चर आल्सो। या सो दिस वाज द ओनली थिंग। एंड कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी आपको कि as per spiritual and divine effect we all know about music, that cannot be denied at all. Artificial intelligence also we cannot deny at all because it is providing us a supportive hand, so we cannot deny the support, but yet we have to carry on with our paramparic or traditional system. With the help of AI, we can make it more interesting and more effective. That's all I want to say. Thank you very much and sorry for taking more time and explaining it. I'm so sorry. रंजीत कौर जी को बुलाऊंगा स्टेज पर कि वे हमारे जो प्रोफेसर जयंत खोत हैं उन्हें ये मोमेंट देकर अपना मोमेंटो देकर सम्मानित करें प्लीज आप। हमारी डॉक्टर प्रीतम कौर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर प्रीतम कौर वे आए और हमारे डॉक्टर गुंजन झा जी को सम्मानित करें। आप जा रहे थे, मैंने आपको उसे बुला लिया वहाँ से। गुंजन झा जी को सम्मानित इधर ऑनर किया है आपने। बहुत पसंद है आपको। थैंक यू। नमस्कार, मैं आकांक्षा पाल, कृतियों के विशेष संदर्भ में। प्राचीन काल से भारतीय सांगीतिक परंपरा के अंतर्गत संगीत शिक्षण पद्धति का उल्लेख प्राप्त है। देश एवं समाज के अन्य क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों से संगीत शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। आधुनिक समय में अन्य सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ संगीत के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आ गए हैं। संस्थाओं में शास्त्रीय संगीत के आगमन से संगीत नवीन रूपों में परिलक्षित हुआ है। अब संगीत शिक्षा में मंच प्रदर्शक बनने की क्षमता के साथ साथ शास्त्रकार
समीक्षक, अध्यापक इत्यादि पक्षों पर विशेषज्ञ निर्माण कर सकने की क्षमता भी आ गई है। आज संस्थागत संगीत शिक्षण प्रणाली में संगीत के विस्तृत रूप को विद्यार्थी के समक्ष रखने में सक्षम है। शिक्षण संस्थाओं में भिन्न घरानों के गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर हर संगीत विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसी संस्थागत संगीत शिक्षण प्रणाली में शिक्षक एवं कलाकार ये दो अलग ध्रुव दिखाई देते हैं। कलाकार कला की उत्कृष्टता हेतु एवं शिक्षक अध्यापन हेतु प्रयासरत होता है। आज संगीत विषय को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है, या यूं कहें कि ऐसे शिक्षक आज संगीत विषय में हैं जो योग्य हैं, सृजनशील हैं, जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति से परिपूर्ण खुले विचार के हैं, जिनमें विभिन्न संगीत पद्धतियों का ज्ञान है, जिससे वे उनके साथ संगीत का संबंध स्थापित करके नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं। आपका निष्कर्ष बताइए चीजों के बीच का। जी सर। वर्तमान समय में शिक्षा परंपरा के माध्यमों एवं उपकरणों इत्यादि में इतना नवीनीकरण हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली का आगमन हुआ है, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। यह समय की परिवर्तनशीलता का ही द्योतक है। साथ ही नवीन माध्यमों, उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो वाद्य यंत्रों की आवाज हूबहू निकालते हैं। इस प्रकार आज की बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमें आगे बढ़कर संगीत शिक्षा की परिधि को व्यापक और बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। तभी संगीत शिक्षण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित कर पाने के प्रयास किए जा सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि नारायण आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत खोत जी, डॉक्टर गुंजन कुमार जी झा और सेमिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि कुमार जी को प्रणाम करते हुए अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे प्रपत्र का विषय है संस्थागत संगीत शिक्षण पद्धति में आधुनिक नवीनीकरण का भारतीय संगीत की प्रवृत्तियों पर प्रभाव। इस संगोष्ठी के सत्र में संस्थागत संगीत शिक्षण घराना परंपरा आदि के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है, अतः मैं विस्तार में न जाते हुए संगीत जो संस्थागत शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संगीत व्यक्तिगत शिक्षा का विषय है। संगीत संस्थागत होने की वजह से सामूहिक हो गई है, जिसमें एक ही कक्षा में 40-50 विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना संभव नहीं होता है। अतः हमें पुनः इस शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात करने, पुनः निरीक्षण कर, परीक्षण कर ठोस हल निकालने की आवश्यकता है। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, जिसमें विज्ञान के नित्य नवीन आविष्कारों ने ज्ञान की अनेक शाखाओं के साथ ही शिक्षा प्राप्ति हेतु अनेक साधन सुलभ कर दिए हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप संगीत में विशेषकर ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर के साथ ही डिजिटल रिकॉर्डिंग ने संगीत का संसार ही बदल दिया है, जिससे संगीत रसिक जन आज संगीत जगत के महान संगीतज्ञों की कथाएं आश्चर्यचकित होकर केवल सुन कर ही संतोष नहीं प्राप्त करते, वरन वह इन रिकॉर्डिंग सुविधाओं के कारण पिछली पीढ़ी के कलाकारों को देख सुनकर उनकी सुर सरिता में सराबोर हो बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त कर सकने में सक्षम है। तो वहीं प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने संगीत के शास्त्र पक्ष को भी अक्षुण्य रखने में अभूतपूर्व सहायता की है। अस्तु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था में विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों की सहायता प्राप्त कर शिक्षा व्यवस्था में नवीनीकरण कर उपयोगी व सारगर्भित बनाया जा सकता है। शिक्षा में नवीनीकरण हेतु प्रयुक्त विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को सहायक सामग्रियों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान संगीत शिक्षण में सहायक सामग्री का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं: दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, दृश्य एवं श्रव्यात्मक। इसके अंतर्गत चित्र, मानचित्र, चार्ट, डायग्राम, मॉडल, वास्तविक पदार्थ, पुस्तक, स्क्रैप बुक और श्रव्यात्मक में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, लहरा व तबला पेटी आदि आते हैं। दृश्य एवं श्रव्यात्मक में दूरदर्शन, सिनेमा, संगीत सम्मेलन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। उपर्युक्त
समस्त सामग्रियों व उपकरणों से विद्वजन भली भांति परिचित ही हैं, अस्तु विषय को अधिक विस्तार से बचाते हुए इनके लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। वर्तमान संस्थागत संगीत शिक्षण प्रणाली में संगीत की तीनों ही विधाओं के शिक्षण में समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनमें इस वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग रूप में प्रयोग कर नवीनीकरण द्वारा किस प्रकार लाभान्वित हुआ जा सकता है, वह संक्षिप्त में निम्नलिखित है। वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता से गायन व वादन नृत्य तीनों ही विधाओं के अभ्यास और साधना हेतु अनेक सुविधाओं का प्रयोग कर लाभान्वित हुआ जा सकता है, जैसे लहरा पेटी, स्वर पेटी, मेट्रोनोम, सेल फोन, टेप रिकॉर्डर आदि। शिक्षण संस्थाओं में बंधे हुए समय में बहुत कुछ सिखाने के लिए भी नवीन उपकरण सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे समय सीमा को देखते हुए शिक्षक जो कला प्रदर्शन कर के दिखाए जाए उन्हें रिकॉर्ड करके पुनः खाली समय में देखा व सुना जा सकता है। इससे भूलने की गुंजाइश नहीं रहती है व त्रुटियों का घर बैठे ही निवारण हो सकता है। समय सीमा को देखते हुए संगीत में व्यक्तिगत रूप से सीखना अत्यंत आवश्यक बिंदु है, परंतु सामूहिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक एक विद्यार्थी पर उचित पूर्ण ध्यान नहीं दे पाता। इस समस्या का समाधान भी विद्यार्थी सहायक सामग्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। मंच प्रदर्शन की कला का ज्ञान कक्षा में इंटरनेट की सहायता से दिया जा सकता है। अतः आज के युग में विज्ञान की इतनी उपलब्धियां हैं कि उनकी सहायता से कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। संस्थागत संगीत शिक्षण प्रणाली को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए नवीन एवं प्रगतिशील प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अतः संस्थागत शिक्षण को रुचिकर बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने में इनके प्रयोग से सहायता हो सकती है व स्तर की उन्नतिशीलता व एक रूपता स्थापित हो सकती है। अंत में मैं बोलना चाहूंगी, आज के इस युग में विज्ञान की इतनी उपलब्धियां हैं कि उनकी सहायता से कक्षा शिक्षण में आधुनिक नवीनीकरण विषय को रोचक, सुलभ व बोधगम्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार संस्थागत संगीत शिक्षण पद्धति में आधुनिक नवीनीकरण कर भारतीय संगीत को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। Good evening to everyone. I am Anu Bhutani and my title is Experiments for Transition in School Students to Indian Music. So before I begin to share my experience of experiments that are conducted in the school, I want to throw light on the curiosity that I have to create and look out ways of how we all can develop interest in school students when we talk about Indian music. So I became inquisitive on seeing inclination of school students away from Indian music in the initial years of my teaching career. Now the point arises that if students are moving away from Indian music, what are they becoming fond of? After looking at the school's activity portal and previous records, I got to know a significant increase in a number of pupils going towards Western music as compared to Indian music. I began searching for the reasons. Before I chose this topic, I had in my mind very clear that I should be having minimum basic knowledge of something which I am passionate about, and so I am in the teaching profession for more than 3 years now. I could see deteriorating choice and consent of students in choosing Indian music in their activities. If there are, for example, 100 students in a class, a maximum of only 10 students will opt for Indian music. Out of those 10 students, 3 to 4 students are the ones whose parents have asked to opt for it. 2 to 3 students opt their activity just because their friends are in it. Remaining 3 to 4 students genuinely choose Indian music over other activities. So looking at these changes, I began to look into basic steps to keep the class interesting by doing a few experiments while the class was going on. So I'll share a few. So the SA experiment. So I shared and started this topic SA in the class, where I asked the students to sing SA. So generally what have they been singing? So there are different ways in every individual, so they sang in different ways basically. So, and there were different kinds of mistakes also. When the students are singing in a group, they tend to make a very sharp sound. I'll just share how. So while they are singing in a group, they just tend to exaggerate the voice. Sa. So this is actually a mistake only. We don't sing sa
we simply sing sa. And so there were students who were singing in different pitch also, with the harmonium also they couldn't be rectified. So all these mistakes were easily corrected when it was made in a humorous way. So I told them, no, sa, if you're doing so, that makes a similar sound with the snake. So for the younger kids, I made it interesting. So I think this is one of the example I shared. So similar examples I shared in the class also, that how we should keep alive the interest of Indian music. अब ये बात बताइए हाँ जी. कि सा का तो आपने बताया, लेकिन 7 और 5 12 सुरों को सिखाने के लिए आपने कोई पद्धति अपनाई, नई इजाद की है क्या? Sir, I would, I'll get on to that point also. So there is one Sargam Taan experiment also that would include all of this. So the students of any age group love to show off their skills, to the other classmates that they have. For example, they used to react with very amazement when they first heard Taan or a fast Sargam. कि भाई बहुत तेज है, बहुत जल्दी जल्दी गा रही है मैम तो, so they thought it's tough, but with practice definitely one would get used to it, and they will try different techniques to learn it. So once they meet the complex sargam or taans, it becomes an aim of every student to take the next taan or a sargam. So they easily approach the teacher ki what's the next aim, what is the next sargam that you're going to teach. They are keen to show the involvement. So this is a few examples, and yes, I would also want to give a few more examples by, so I would call it give second chance experiment. So there have been instances where student forgets on stage. Such an instance causes the student to get demotivated, which may cause him or her to lose the faith in themselves. So they try to back out in the fear of embarrassment, or in fear that they would spoil the whole performance of either the group or the solo performance that they are doing. If a student forgets or makes a mistake on stage, we should still encourage them to participate. The teacher in this situation should give a second chance to the child. So similar experiments have been tried on in the class. So basically I'll conclude in applying these experiments on a regular basis, I've seen in perception of each and every student, which is proving to increase the number as we talk about the interest. It matters to them also, and if the perception changes, they incline towards Indian music more than Western music. So, yeah, thank you so much. Oh, fine. मैं मेघा सैनी मेरठ से। मेरा विषय है महाविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में हुए नवीन परिवर्तन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी तक संगीत में परिवर्तन आए हैं। संगीत महाविद्यालयों की स्थापना तथा सामान्य शिक्षा के लिए खोले गए महाविद्यालयों में अन्य विषयों के साथ साथ संगीत को भी एक विशेष स्थान दिया गया है। संगीत में आए मुख्य परिवर्तनों पर प्रकाश डालूंगी। संगीत संस्थाओं में संगीत को एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया है। संगीत में पीएचडी, डीलिट, नेट, स्लेट और एमफिल आदि होने लगे हैं। शिक्षण संस्थाओं में स्थित पुस्तकालयों द्वारा संगीत के शास्त्र पढ़ने से विद्यार्थियों का शास्त्र ज्ञान बढ़ा है। शिक्षण संस्थाओं में संगीत को प्रायोगिक ज्ञान सरलता से प्राप्त होने लगा है। हर वर्ग का विद्यार्थी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। संगीत का एक जो मुख्य परिवर्तन आया महाविद्यालयों में वो है कोर्स वर्क। पीएचडी स्टूडेंट के लिए कोर्स वर्क लागू किया गया है, जिससे शोध की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। महाविद्यालयों में दी जाने वाली संगीत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संगीत के क्रियात्मक एवं शास्त्र पक्ष का ज्ञान कराना है और छात्र छात्राओं में नवीन रचना क्षमता का विकास करना है। संगीत में शोध कार्य का मार्ग प्रशस्त कराना है। योग्य एवं जानकार संगीत शिक्षक समीक्षण तैयार करना है। आज संगीत में के क्षेत्र में कई नवीन परिवर्तन और भी आ चुके हैं। संगीत शिक्षा
हर प्रकार के वर्ग के विद्यार्थी को मिलना सुलभ हो गया है। संगीत शिक्षा की ओर बढ़ावा और नवीनता प्रदान करने में महाविद्यालयों का एक विशेष योगदान रहा है। लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष संगीत के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करते हैं और शोध कार्य करते हैं। यही कहना चाहूँगी, इसके साथ अपना खत्म करना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा विषय है संगीत शिक्षण प्रणाली, वर्तमान स्वरूप एवं उनमें हुए मूलभूत परिवर्तन। संगीत शिक्षण प्रणाली की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि संगीत शिक्षण प्रणाली जो है वो वैदिक काल के समय से ही संगीत की शिक्षा दी जा रही है। वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के 3 रूप प्रचलित होने के संकेत प्राप्त होते हैं, जो है पिता पुत्र के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में और गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करने के रूप में। संभवतः यही से गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ होगा। अब मध्यकाल की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि मध्यकाल में जिस संगीत शिक्षण प्रणाली का जन्म हुआ उसे हम घराने के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा और घराना एक ही है, बस समय के साथ शिक्षण प्रणाली के नाम में बदलाव आ गए हैं। मध्यकाल की समाप्ति के बाद जब हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 19वीं सदी के आसपास भारत में जब ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, तब उस समय संगीत की परिस्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। कुछ गिने चुने रियासतों में ही संगीत एक दीपक के लौ की भांति जल रही थी। उस समय संगीत के 2 महान विभूतियों, जैसा कि हम जानते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे व विष्णु दिगंबर परुशकर जी ने उस टिमटिमाते संगीत के दीपक की लौ को बुझने से बचा लिया। इन्होंने कई संगीत विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना की। इन दोनों ने संगीत के कई ग्रंथों व पुस्तकों की भी रचना की, जो संगीत के छात्रों व जिज्ञासुओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। हम ये कह सकते हैं कि संगीत को एक विषय का रूप प्रदान कर पलुस्कर व भातखंडे जी ने संगीत शिक्षण प्रणाली को और भी ज़्यादा सुलभ कर दिया है। वर्तमान समय में विभिन्न महाविद्यालयों में जो संगीत की शिक्षण प्रणाली अवस्थित है, उसके अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल व पीएचडी की डिग्रियां सम्मिलित है। महाविद्यालय के शिक्षण प्रणाली एवं संस्थागत शिक्षण प्रणाली में सिर्फ यही अंतर रह गया है कि संगीत शिक्षण में केवल क्रियात्मक पक्ष को जोर दिया जाता है और महाविद्यालयों में क्रियात्मक और शास्त्रात्मक दोनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत संकाय निम्नांकित विश्वविद्यालयों में है, जो है संगीत एवं मंच कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, विश्व भारती, अपना मत बताइए, इत्यादि। इनके अलावे भी कुछ लगभग 40 विश्वविद्यालय है जिनमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। परिवर्तन क्या हुए वो आपके हिसाब से बताइए। आज की सदी में जहाँ तकनीकी विकास ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं संगीत शिक्षण प्रणाली भी इससे अछूता नहीं रहा है। विज्ञान एवं कला के अद्भुत मेल ने कई समस्याओं का समाधान निकाला है, जिसके फलस्वरूप आज शिक्षण प्रणाली सिर्फ एक कक्षा तक सीमित न रहकर एक ही समय में बृहद पैमाने पर छात्र छात्राओं तक पहुँचाने का अद्भुत माध्यम बना है। सरकार भी कई प्रकार से तकनीकी मदद से शिक्षण प्रणाली को और भी बेहतर और सुगम बनाने का प्रयासरत है। आज इंटरनेट की सुविधा हर जगह कर दी गई है। लोग YouTube से अपने पसंदीदा कलाकार को सुनकर उनसे भी सीखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार ने कई एजुकेशन चैनल्स जारी किए हैं जो विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे स्वयं प्रभा फ्री DTH चैनल्स फॉर फ्री एजुकेशन, जिसमें चैनल नंबर 2 संस्कृति, चैनल नंबर 16 NPTEL ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, चैनल नंबर 23 इग्नू लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इत्यादि। इसमें संगीत के जो विद्यार्थी घर बैठे सीखना चाहते हैं उन्हें वो शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अंततः वर्तमान में संगीत शिक्षण प्रणाली विविधीकरण को दर्शाती है। तकनीकी विकास एवं विविधीकरण ने शिक्षण प्रणाली के जड़ तंत्र में नवीन संचार का काम किया है तथा उन मूलभूत समस्याओं को भी हल किया है जिनसे कई छात्र छात्राएं जूझ रहे हैं।
कला एवं विज्ञान के समन्वय से संगीत की शिक्षण प्रणाली में कई परिवर्तन आए एवं भविष्य में भी इसके अवसरों में कोई कमी ना हो, इसके लिए संगीत संस्थान, विश्वविद्यालय, सरकार, कलाकार एवं संगीत जगत के शोधार्थी अथक प्रयास में लगे हुए हैं। मेरा विषय है आधुनिक काल में संगीत शिक्षण के बदलते आयाम। टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको कंक्लूड कर देता हूँ। संगीत, तकनीक व इंटरनेट ये शब्द वर्तमान जीवन के पर्यायवाची बन चुके हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें तकनीकी विकास अपने चरम पर है। जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाले इंटरनेट ने शिक्षा जगत, मुख्यतः संगीत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। संगीत का ज्ञान प्राप्त करना पहले की अपेक्षा अधिक सरल, मनोरंजक तथा सस्ता हो चुका है। ऑनलाइन संगीत शिक्षण में दूरी की अवधारणा को लगभग समाप्त कर दिया है। देश के किसी छोटे से गांव में रहने वाला विद्यार्थी जो संगीत सीखना तो चाहता है, परंतु अपनी वित्तीय स्थिति अथवा अन्य किसी कारण से दूर शहर आकर शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन संगीत शिक्षण किसी वरदान से कम नहीं है। तकनीकी विकास के कारण ही यह संभव हुआ है कि दिल्ली में रहने वाला विद्यार्थी कलकत्ता अथवा मुंबई में रहने वाले अपने गुरु से घर बैठे ही संपर्क साध सकता है और उनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसके लिए सिर्फ उसे कंप्यूटर, लैपटॉप तथा हैंडसेट, एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण का एक लाभ यह भी है कि हमें वीडियो को सेव करके भविष्य में देखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभ्यास का महत्व बहुत अधिक है। कोई भी वाद्य एक बार में नहीं सीखा जा सकता। उसकी तकनीक को कई बार ध्यानपूर्वक देखकर ही उस यंत्र वादन में महारत हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षण वीडियो को बार बार पीछे करके ऐसा किया जा सकता है, जो परंपरागत कक्षा में हम लोग नहीं देखते हैं अधिकतर। स्मार्टफोन्स, टैबलेट तथा कंप्यूटर के लिए डिजाइन की गई अनेकों म्यूजिक ऐप्स ने यह संभव कर दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति संगीत की शिक्षा एक सिंपल तथा सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्राप्त कर सकता है। इनमें से अधिकतर ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं, जो मुख्यतः म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आधारित हैं। ऑनलाइन उपलब्ध स्रोतों ने संगीत विद्यार्थियों को संगीत को उस तरह से सीखने का काबिल बना दिया है जैसे पहले कभी संभव नहीं था। आज भारत के किसी भी दूर-दराज इलाके में रहने वाला व्यक्ति अपने फोन पर ऑनलाइन संगीत सुन सकता है। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल वेब एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो गेम्स के रूप में कार्य करती हैं तथा बच्चों का मस्तिष्क संगीत के लिए विकसित करती हैं। किशोर युवक अनेक तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। अनेकों ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस भी हैं जिसमें शिक्षक के साथ संबंध स्थापित कर संगीत शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही कुछ ऑनलाइन स्कूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दिव्या संगीत विद्यालय जो हमारे यहाँ नई दिल्ली में वसंत कुंज इनक्लेव में पड़ता है, ये ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। सेकंड है द वर्ल्ड म्यूजिक फाउंडेशन। ये लगभग 9 देशों के अंदर ऐसा काम कर रही है जो ऑनलाइन संगीत शिक्षा देते हैं। नंबर 2 है ग्लोबल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, न्यू दिल्ली। ये भी एक ऑनलाइन स्कूल है जो संगीत शिक्षा प्रदान करता है। शारदा ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल, ये भी ऑनलाइन संगीत शिक्षा प्रदान करता है। शंकर महादेवन एकेडमी आप सब जानते हैं। हिमांशु नंदा ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस। इसी तरह से और भी ब्रिटिश स्कूल है, BBC है, चिल्ड्रन म्यूजिक वर्कशॉप के नाम से उनके कई कोर्सेज चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर भी ऐसा एक कोर्स उन्होंने रखा हुआ है। तो समय को देखते हुए थोड़ा सा मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। हाँ, उपरोक्त तथ्यों को पढ़ने से यह भ्रम हो सकता है कि ऑनलाइन संगीत शिक्षण गुरु शिष्य परंपरा का स्थान ले सकता है,
परंतु यह धारणा मात्र भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऑनलाइन शिक्षण में ज्ञान तो बांटा जा सकता है, परंतु मूल्य नहीं। एक गुरु का कार्य सिर्फ ज्ञान वितरित करना ही नहीं, अब गुरु अपने शिष्य के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी उठाता है। वह उसके अंदर उन नैतिक मूल्यों का संचार करता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु अपने शिष्य को अनुशासन में रहने का महत्व बताता है तथा कड़ा परिश्रम करने की प्रेरणा देता है, जो ऑनलाइन संगीत शिक्षण में संभव नहीं है। अतः अनेक लाभ होने के बावजूद ऑनलाइन शिक्षण गुरु शिष्य परंपरा का विकल्प नहीं हो सकता। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा विषय है विद्यालयों में शास्त्रीय। मेरा नाम दीपिका पुरोहित, बीना एमपी से आई हूँ। विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत के प्रति विद्यार्थियों की रुचि का गिरता हुआ स्तर। इस शोध में वर्तमान समय में विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत शिक्षा नीरस स्थिति के बारे में बताते हुए इस समस्या से निजात के उपायों को खोजने का प्रयास किया गया है। चूँकि वर्तमान समय में विद्यालयीन शिक्षा में विद्यार्थियों का रुझान शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा अन्य संगीत जैसे पाश्चात्य संगीत, फ्यूजन संगीत की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि इसी गति से विद्यार्थियों का ध्यान शास्त्रीय संगीत में कम होता गया तो भारत के कई क्षेत्रों में शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों की संख्या कम होती जाएगी। वर्तमान में विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत का स्तर कम होने के कारण हैं, जो मैं शोध प्रविधियों के साथ ही उजागर करूंगी और उनको टॉपिक वाइज बता दूंगी। शोध प्रविधि में मैंने 3 प्रविधियों का यूज़ किया है, जिसमें साक्षात्कार प्रविधि, तुलनात्मक प्रविधि एवं सर्वेक्षण प्रविधि। इन तीनों प्रविधियों से प्राप्त परिणाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो परिणाम है कि पाठ्यक्रम में संगीत विषय को अन्य विषयों की तरह शामिल ना करना, उसे मेन सब्जेक्ट ना मानना, परीक्षा का प्रावधान ना होने से विद्यार्थी उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और निजी विद्यालयों में एवं केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में संगीत कक्षाओं का निरंतर ना होना, क्योंकि संगीत में रियाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सप्ताह में 1 या 2 दिन कक्षा लगेगी तो मैं शिक्षक होते हुए भी 1 दिन में कुछ नहीं सीख सकती, अगले सप्ताह में मैं भूल जाऊंगी। अन्य शिक्षकों में संगीत शिक्षा के अलावा उन पर और अन्य कार्यों का पदभार दे देना, उन्हें संगीत विषय के अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ाना होता है। निजी विद्यालयों में संगीत शिक्षक की नियुक्ति मात्र सफल कार्यक्रम के आयोजनों के लिए एवं वार्षिकोत्सव संपन्न कराने के लिए की जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है और अन्य कार्यों के भार होने के कारण कहीं ना कहीं शिक्षक भी ये मान लेता है कि हमें भी अपनी ड्यूटी करना है, सैलरी मिल रही है तो काम चल रहा है तो चलने दो। और अगर हम बदलाव की बात करें तो 19वीं शताब्दी से अभी तक, पहले 19वीं शताब्दी में विद्यालयों में संगीत शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, जो आज सरकार थोड़ा सोच रही है। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं निजी छोटे से छोटे विद्यालय में भी संगीत शिक्षक है। निष्कर्ष पर आते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। निष्कर्ष यही है कि संगीत विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए और अन्य विषयों की भांति उसे भी उसका भी सिलेबस होना चाहिए और उसे मेन सब्जेक्ट मान के चलना चाहिए, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें हर विषय की एक प्रारंभिक जो जानकारी होती है वो दी जाती है। जब सभी विषयों की हमें जानकारी दी जाती है, चाहे वो मैथ लें, साइंस लें, हमारा आर्ट्स लें, तो संगीत की भी हमें जानकारी दी जानी चाहिए। अगर बीए में आके विद्यार्थी सारेगामा सीखेगा तो आप सोच सकते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जब वो करेगा तो क्या करेगा।
कुछ रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सारेगामापा इज द ABCD ऑफ म्यूजिक। तो ABCD हम पहली से 5वीं कक्षा में सीखते हैं, ना कि BA में आकर सीखते हैं। तो जैसे ABCD इंग्लिश में सीखना है, हिंदी में आ नार का सीखना है, तो संगीत में सारेगामापा प्राथमिक शिक्षा में जरूरी है और विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। अगर बोर्ड जो भी कर रहा है, अपने स्तर पर परिवर्तन ला रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो तो बोर्ड का काम है, लेकिन हम अपने स्तर पर भी कई परिवर्तन ला सकते हैं। और हम, क्योंकि एक जगह अगर परिवर्तन लाना हो तो एक व्यक्ति काफ़ी होता है, लेकिन अगर हमें अनेक जगह और क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है तो हमें एक पारिवारिक रूप से काम करना होगा, और तभी हम एक सफल प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। जो 5 या 6 विषय या सुबह से मैं जो सुन रहा हूँ, तो दोनों ने ये तय किया कि कुछ मैं बोल दूँ, कुछ सर बोल दे, और लास्ट में एक बहुत अच्छी टप्पे की बंदी सुना के भैरवी में खत्म करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जनरली सब विषय जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। और कुछ लोग विषय से भटक भी गए। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर लिखने के कुछ कायदे कानून होते हैं, और उस कायदे कानून में ये होता है कि आप बहुत बड़ा लिखते हैं, 2 पेज का लिखते हैं, 8 पेज का लिखते हैं, 6 पेज का लिखते हैं, तो ये मंच वो नहीं होता है जिसमें आप 6 या 8 पेज पढ़े। इसमें आपने क्या इनोवेशन किया है, आपने उस विषय को पढ़ते हुए आपकी समझ में क्या आया है और आप क्या करना चाहते हैं, और समाज से या उससे संबंधित इससे आपकी क्या अपेक्षा है, वो आपके कंक्लूजन में आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि पेपर इतना बड़ा लिख के लाते हो और पढ़ने लगते हो पूरा। अरे आप लोग इतने सालों से पेपर लिख रहे हो, बिना पढ़े 5 मिनट बोल नहीं सकते हो क्या स्टेज पे? इतने दिन से आपको पता रहता है कि हमको पेपर पढ़ना है, हमारा विषय ये है, तो आपको वो तैयारी करना चाहिए और पूरी प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना अपना पेपर पढ़ना है, किसी को जाना है, किसी को जल्दी है, तो टू द पॉइंट जो बातें होना चाहिए। अब जैसे इसमें कुछ डाटा मुझे लगा, जैसे एक लड़की ने अपना विषय तो पढ़ रहा था, उसका विषय था कि केवल माधव म्यूजिक कॉलेज उज्जैन, जबकि माधव कॉलेज ग्वालियर भी है, भातखंडे भी मैरिज म्यूजिक कॉलेज के नाम से। तो वो उसने जो सन बताए, मतलब उसने एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके अपनी बात की, और उस बात को करते समय भी उसने पूरा जो डाटा किया कि 1918 में हुआ नहीं हुआ, 1926 में ग्वालियर का हुआ, 1918 में ग्वालियर का माधव म्यूजिक कॉलेज हुआ, 1926 में भातखंडे मैरिज म्यूजिक कॉलेज बना, और उसके बाद ये सब 2 कॉलेज बने। तो डाटा जो आप लाए उसको भी अच्छा ठीक करके लाए, तो ये बातें सब बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भातखंडे जी और पलुस्कर जी का नाम सुबह से बहुत बार आया। मैं आपको बताना चाहूँगी, भातखंडे जी ने कभी भी क्लास लेके कक्षा ही नहीं ली, पलुस्कर जी ने ली। एक नाम यहाँ किसी ने भी नहीं लिया, और वो है उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब का, क्योंकि मेरा वो रिसर्च का विषय है। उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब ने भी वही काम किया जो भातखंडे साहब ने लाइन बताती थी, उसके आधार पर ही उन्होंने भी, जब राज्याश्रय खत्म हुआ तो उस राज्याश्रय के बाद जब कलाकारों को अपने पेट की चिंता होने लगी, तब उन्होंने समाज में आके संगीत को सिखाना शुरू किया। उसके पहले उनको कोई, हम जैसे आप लोग जैसे लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर बंधन था कि भाई राजा के लोगों को सिखाना है, हमारे महल में जब कार्यक्रम होगा तब आपको वहाँ कार्यक्रम सुनना है और वहाँ के लोगों को सुना है, बाहर आपको गाना बजाना। तो ये तब हुआ कि जब हमारे राज्याश्रय खत्म हुए, बड़ी बड़े सामंतशाही खत्म हुई, ग्वालियर स्टेट खत्म हुई, उज्जैन स्टेट खत्म हुई, महाराष्ट्र की बहुत सी स्टेट से खत्म हुई, तो ये जो जितने भी कलाकार है, कलाकार थे बहुत सारे, उनके भोजन पाने की समस्या उत्पन्न हो गई, और उस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने ये सब, और वो भातखंडे जी ने उस चीज को बहुत अच्छी तरह से पहचाना। इसलिए जितने भी लोग थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनके सहयोग से उन्होंने बड़ौदा में स्थापित किया, लखनऊ में किया और ग्वालियर में, ये 3 मेनली उन्होंने स्थापित किए। और इनका अनुसरण करते हुए उस समय के जो भी इस तरह के कलाकार थे जो कि अपने घरानेदार तालीम से बाहर आए थे, उन्होंने भी ये प्रणाली प्रारंभ की। तो ये जो अभी किसी ने बताया था कि बॉन्ड भर के पढ़ाया जाता था, एकदम बराबर है। आपने उसमें 3 तरह के स्टेप्स थे कि जिन लोगों को कलाकार बनना है वो 9 साल सीखेगा, जिन लोगों को अपना शिक्षण करना है या टीचर बनना है वो लोग 7 साल सीखेंगे, या सामान्य लोग जो है वो बाकी सीखेंगे। उसमें यह रहता था कि वो गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं रहते थे, तो वहाँ रहने से फायदा क्या होता था कि जो सीनियर शिक्षक
वो था, वो जूनियर को सिखाता था और जूनियर जो था वो नीचे को सिखाता था, लेकिन सबका रियाज सुनने को सबको मिलता था। मतलब 24 घंटे वो गाने में रहते थे। ये बात किसी ने बताई नहीं। उसके कारण संगीत का जो भले उस समय संगीत शिक्षा पद्धति थी वो भी कलाकार ही बनाती थी, वो स्टूडेंट नहीं बनाती थी, वो विद्यार्थी जो ऐसे आज बनते वैसे नहीं बनाती थी, वो कलाकार ही। तो उस समय अब्दुल करीम खां साहब के द्वारा भी और विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा भी जो लोग उस संगीत शिक्षण के माध्यम से हुए, जैसे सवाई गंधर हुए और सुरेश बाबू माने हुए, रातन धनकर जी हुए, ये इसी माध्यम से आए। और आपको बता दूं कि अब्दुल करीम खां साहब की जो मिसेस थी वो तो महाराष्ट्रीयन थी। ये जो प्रभात वगैरह जिनसे सीखते हैं अपने क्या नाम है उनका, सरस्वती बाई राणे हो गए, सुरेश बाबू माने हो गए, हीराबाई बड़ोदेकर हो गए, ये सब उन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने भी वही शिक्षण प्रणाली का ये किया, क्योंकि उनके सामने इतना सुनने को मिला उनको। और फिर उसी क्रम में क्या होता था कि उसी क्रम में जैसे हमारे सीनियर शिक्षकों को गुरुजी सिखा रहे तो जूनियर सामने बैठते थे, उनका ऑटोमेटिकली शिक्षण हो जाता था। फिर जूनियर जो है वो जो नए हैं उनको सिखाते थे। तो इस तरह से उन संगीत विद्यालयों में संगीत शिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता था। और इसीलिए वो बॉन्ड भरवा लेते थे कि भाई हम 9 महीने या 9 साल आप हमारे पास रहेंगे, इस लड़के का सब खाने पीने का हम प्रबंध करेंगे। तो अब आपको मैं बताऊं कि जब इस तरह के कार्यक्रम इन लोगों के होते थे तब इतना बड़ा पेम्पलेट छपता था, मैंने अपनी थीसिस में दिया है, और वो उसकी कीमत रहती थी 1 आना। उस जमाने में 1 आने में आपको बता दें कि फला फला कौन सा राग गाएगा, कौन सी बंदिश गाएगा, कौन सा क्या गाएगा, ये सब उसमें है डिटेल। आप यदि मेरी थीसिस पढ़ेंगे तो ये सब आपको ये मिलेगा देखने को। वो उस जमाने के 1936 की बात बता रहा हूँ, 1936 के पेम्पलेट है उसमें। हाँ, वो सब तो शोध कार्य और शोध इस तरह से होता है कि अब जैसे हमने बताया कि अब्दुल करीम खां साहब या भातखंडे साहब या पलुस्कर साहब का गाना उस समय जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने उनकी शिक्षण प्रणाली के बारे में या उन लोगों ने उनके कलाकार पैदा करने के बारे में क्या विचार थे, ये तो उस जमाने के लोग ही बता पाएंगे ना, आज तो है नहीं वो लोग, और उनके जो शिष्य है वो भी नहीं है। तो हमें ये वहां से खोज कर लाना पड़ेगा। केवल इधर से किताब ले ली और उधर से उतार लिया, उधर से ले ली और इधर से उतार लिया, तो इस तरह की फिर वो कंट्रोवर्सी होती है। तो मेरा कहने का मतलब सबने अच्छा पढ़ा, लेकिन जानकारी लगभग सबकी एक ही थी, कोई ऐसी नई जानकारी नहीं आई कि हम उसको कुछ ऐसा समझे। जैसे मैंने अभी ये 2-3 आपको जानकारियां बताई कि ये इस तरह की शिक्षण प्रणालियां, अब उसमें सुधार क्या करना चाहिए। अब आप दूसरी बात अभी इन्होंने की, मतलब पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, किसी ने की कि और दूसरे काम कर दिए जाते, तो हमारे पास 3 चार्ज है, परीक्षा नियंत्रक का चार्ज है, हेड का चार्ज है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी के काम है, और हम पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप में यदि लगन है, आप में रोज 2 घंटे बैठ के, सबसे पहले तो गाना सीखते समय सार रे ग सीखने की जरूरत नहीं, पहले बैठने की आपको तालीम होती है। हम आपको बता रहे हैं, हम जब अपने गुरुजी के पास सीखने गए तो 10 साल केवल पीछे बैठ के तानपुरा बजाया। आज तो आप लोग पढ़ने आते तो बोलते सर मेरा कार्यक्रम कब होगा। 10 साल तानपुरा बजाए केवल पीछे बैठ के। जहां भी गुरुजी जाते थे वहां बैठ के तो पहले बैठने का तालीम होना चाहिए, वो भी नहीं हो। तो यही सब बात है कि सुधार तो कैसे होगा, केवल कहने से सुधार हो जाएगा क्या? सुधार तो हमें ही करना पड़ेगा, हम ही करेंगे सुधार। तो ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट ही करेगी सब, काम तो करना पड़ेगा आपको। और उस काम के साथ आप अपने समय को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ने की क्या और पढ़ाने की क्या। आज पढ़ने के लिए वही बात हो गई कि जिनका पेपर पढ़ना था वो बच्चों, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो उस विषय में हम नहीं जाते। लेकिन जो लोग भी बचे हैं उन लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि संगीत की जो शिक्षण प्रणाली है वो, ये बात सही है कि संगीत विद्यालयों के माध्यम से इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, लेकिन संगीत विद्यालयों के माध्यम से हम हमारे, क्योंकि हमें हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए कांसेन भी तो चाहिए। हम सभी को कलाकार बना देंगे तो सभी को मंच चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपको यदि संगीत आप अच्छा सीख लेते हैं और आप बहुत सुरीले हो जाते हैं और किसी गुरु के माध्यम से आप यदि अपने संगीत को संवारते हैं तो आप निश्चित ही अच्छे कलाकार बन जाएंगे। और एक अच्छी, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप कलाकार ही बने अच्छे, आप एक बहुत अच्छे श्रोता भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले भी बन सकते हैं,
और एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत सी उसमें संभावनाएं रहती है। और अब चूँकि मैंने भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, मैं लगभग 5वीं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, ये इलाहाबाद में। आप सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने ग्वालियर में जीवा यूनिवर्सिटी में 18 साल काम किया। उसके बाद 10 साल मैंने भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, एज ए हेड, एज ए डीन काम किया। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया। अब ये 6ठी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद। तो मैंने अपना जो निष्कर्ष निकाला, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास भी टैलेंट बहुत है हमारे, और हम सबको नहीं होशियार बना सकते। हमारे सोशलॉजी की क्लास में भी 100 लड़के पढ़ते हैं, सब सोशलॉजिस्ट नहीं होते, 2 ही 4 आगे बढ़ते हैं। और वो भी वो कहते हैं कि सोशलॉजी सर विषय इसलिए लिया है कि मेरे को IPS की परीक्षा देना है, उसमें ये बड़ा मार्केबल विषय है। यदि संगीत भी उसमें मार्केबल हो जाए तो लड़के संगीत ले लेंगे उसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कह देंगे, हमें तो थ्योरी लिखना है केवल। तो केवल थ्योरी लिखने से प्रैक्टिकल नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली किसी के पास बैठ के तालीम करना पड़ेगी। और आप कहोगे हम इंटरनेट से कर लेंगे, अभी मैंने जितनी भी बातें बताई वो किसी भी इंटरनेट पे नहीं है। बताइए किस इंटरनेट पे? इंटरनेट से बहुत सी बातें, या इंस्टाग्राम है, अभी वही मैं सर से बात कर रहा था, इंस्टाग्राम की बात किसी ने नहीं की, इंटरनेट और यूट्यूब की बातें सब हो गई। इंस्टाग्राम में एक उसकी सीमा है कि उसमें वीडियो पर्टिकुलर समय के लिए 1 मिनट अधिकतम है ना। अगर उससे 5 मिनट कुछ कर वीडियो देंगे डाले इंस्टाग्राम पे अपने, हमें हमारा एक स्टूडेंट था, अरे सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोगों को सुनने नहीं मिलता, लाओ मैं डाल देता हूँ आपके तो हमने भी डाल दी है, आप देखिए उसको। तो ये अब मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मेरे को ये टेक्निक आपको बताना है, अब ये मैं कैसे इंस्टाग्राम पे आप मेरी वो करोगे, मैंने कितनी मात्रा में और कितने मात्रा का वो किया है, वो लिया ही कैसे उसमें इंस्टाग्राम में पढ़ पाओगे आप, या यूट्यूब पे से उसको उठा पाओगे, या फिर उस पर डायरेक्ट इससे कर पाओगे आप। तो वो नहीं, जब तक आप सामने ही नहीं बैठेंगे गुरु के, सीना बसीना जिसको कहते हैं, तो वो सबके लिए संभव भी नहीं है। मैं सबको जबरदस्ती नहीं है इस बात की, लेकिन आप उसको एक बार ट्राई करके जरूर देख लेना चाहिए अपने जीवन में, कि किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ दिन सीना बसीना तालीम ले लेना चाहिए, तो वो संगीत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ऐसा मेरा अपना मत है। सर आप पहले कहोगे या नहीं सर, मैं थोड़ा रेस्ट मिल जाए उसके। हाँ, फाइनेंस ऑफिसर हो जाए, ट्रेजर वो सॉरी बर्सर भी होते हैं, और उसके बावजूद वो संगीत सिखाते हैं। लेकिन सर एक्चुअली जो टीचिंग इन कॉलेज एंड टीचिंग इन स्कूल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। दरअसल विद्यालयों में जो सीमा है वो ये है कि एक तो ये कि आपका जो विद्यार्थी है वो बालिग नहीं है, सो यू कैन नॉट स्टॉप कि आज आप इतने बजे तक रुको, मैं आपको सिखाऊंगी, अपने स्कूल से फ्री होने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी, ऐसा आप नहीं कर सकते, वो टाइम बाउंड है। I'm not talking about individuals, ना। Most of the schools in Delhi they do this. Most of those who are offering subjects. मैं पहले अपनी बात, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं।